हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लास। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑलरेडी मैं 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 1 to 5 अगर आपने अभी तक नहीं देखा था एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें इससे पहले के सारे टॉपिक में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। आज सर लेक्चर 6 में मैं स्टार्ट करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी इस लेक्चर में हम ये देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आखिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके बाद देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री क्या बनती है। ये सारी चीजें हम आज इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर रिवैल्यूएशन अकाउंट आखिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको एडमिशन में भी बनाना है, रिटायरमेंट बनाना है और डेथ में बनाना है। और इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस में भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह कवर हो रहा है। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन बनाना है, रिटायरमेंट में, डेथ में, एडमिशन में, डिसोल्यूशन में रिवैल्यूएशन नहीं बनता, वहां रियलाइजेशन बनता है। तो इन चारों चैप्टर में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और चारों चैप्टर का कॉन्सेप्ट सेम है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनाना है हर जगह। ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन में किसी और तरीके से बनेगा, रिटायरमेंट डेथ में किसी और तरीके से बनेगा। यानी कि अगर आप एडमिशन का रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लेते हो तो आपको वो एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ में भी काम आएगा। और अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी चैप्टर नंबर 4 जो मैंने कराया था उसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना वहां पे आता है तो सच मानो आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनाना है। लेकिन अगर नहीं आता या कुछ भी डाउट है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, इसमें हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर आखिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है। वैसे तो मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी समझाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ ही बना देता हूँ। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए हम बनाते हैं ताकि अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है। सर एडमिशन की बात करूँ ना, रिटायरमेंट डेथ की बात क्यों करते हो। मैं रिटायरमेंट डेथ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये टॉपिक सेम टू सेम वहां भी है तो वो भी आपको अभी कवर हो जाएगा। कोई भी पार्टनर एडमिशन लेगा, रिटायरमेंट लेगा, डेथ लेगा, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो क्या आ जाए, करंट मार्केट वैल्यू पे आ जाए। करंट मार्केट वैल्यू पे हम किसी का एडमिशन ले, करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिटायरमेंट या किसी का डेथ होता है तो उसको हम पेमेंट करें। ऐसा क्यों, ताकि उसको हम रेश जो हमारा करंट मार्केट वैल्यू यानी कन्वर्ट हो रहा है ना, जो एसेट लायबिलिटी जो हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उस चेंज की वजह से एडमिशन वाले पार्टनर को कोई एडवांटेज ना मिल जाए, कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना मिल जाए, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन कर देते हैं। समझो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके एसेट्स लायबिलिटी में चेंज आने की वजह से एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ वाले पार्टनर को कोई एडवांटेज यानी कोई बेनिफिट या कोई डिसबेनिफिट ना मिले, इसलिए हम भाई रिवैल्यूएशन कर देंगे। जो भी एसेट लायबिलिटी उसको आज के डेट में चेक कर लेंगे, हाँ एक्चुअल में इतने की है, उसके हिसाब से उसका एडमिशन ले लेंगे या रिटायरमेंट डेथ कर देंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ एक बैलेंस शीट के थ्रू। देखो इधर बहुत सिंपल है, इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्या मतलब है। सर कैसे कोई पार्टनर एडवांटेज ले सकता है, डिसएडवांटेज ले सकता है अगर हम रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे तो देखो सबसे पहले मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाता हूँ। यहाँ पे हमने एक बैलेंस शीट बनाया और यहाँ पे हमने लिखा था स्टॉक कितने का, 10,000 का। ठीक है, हमने यहाँ पे बैंक लिख दिया 20,000 का। ऐसे कुछ भी मैंने एसेट लिख देना, यहाँ पे हमने लैंड लिख दिया सर 1 लाख का, लैंड कितना लिख दिया 1 लाख का। यहाँ पे हमने बिल्डिंग लिख दिया अलग से, कोई बिल्डिंग कितने लिख दिया, चलो 2 लाख का लिख देते हैं। उसके बाद हमारा डेटर है, डेटर कितने का है 20,000 का। ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी। टोटल एसेट कितने का आ गया सर, 2 3 5 लाख, 2 और 1 3 लाख और 3 लाख 50,000। तो मेरा टोटल एसेट्स आ गया 3 लाख 50,000। उसके बाद इधर भी 350 आना चाहिए ना, टोटल इक्वल होगा। यहाँ पे दो पार्टनर थे, ए और बी। ए का कैपिटल था 1 लाख रुपए और बी का कैपिटल था कितना, 150। चलो लेते हैं, ठीक है सर। उसके बाद कितना हो गया और कितना है, यहाँ पे क्रेडिटर ले लेते हैं हम, 1 लाख का क्रेडिटर ले लेते हैं। कितना है 2.5 लाख और 3.5 लाख। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम 80,000 कर देते हैं, 40,000। एक और ले लेते हैं कोई, हम मान लो कि बैंक लोन ले लेते हैं। चलो बैंक लोन कितना 60,000। आई होप 350 आ रहा हो, 2.5 लाख और ये 3.5 लाख। ये मेरी बैलेंस शीट थी। ठीक है,
अब यहाँ पे डी का एडमिशन हो रहा है, किसका एडमिशन हो रहा है? एडमिशन हो रहा है सी का। सी ले लेते चलो, सी इस डेट पे एडमिट हो रहा है। अब सी इस डेट पे एडमिट हो रहा है, सी क्या हो रहा है? इस डेट पे एडमिट हो रहा है। तो जरा मुझे बताओ, मैंने बहुत सिंपल सा बैलेंस शीट बनाया, इससे बड़ा भी हो सकता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना प्रैक्टिकल, आज क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो सी एडमिट हो रहा है, जरा मुझे बताओ सी को तुम किस बेस पे एडमिशन लोगे? सी को किस बेस पे एडमिशन लेंगे? सी से बोलेंगे भाई आपको शेयर कैपिटल लेके आना पड़ेगा, आपको कुछ कैपिटल लेके आना पड़ेगा, ठीक है? आपको शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आना पड़ेगा, शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आना पड़ेगा। देखो शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, उसकी क्या एंट्री होती है? लास्ट के 3 लेक्चर में हमने यही पढ़ा है। 2 में हमने वैल्यूएशन पढ़ी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया, तीसरे में हिडन गुडविल का क्वेश्चन और उसको हमने सीखा था, है ना? तो गुडविल की तो बात खत्म हो जाती है, गुडविल कैसे लेके आएगा, क्या लेके आएगा, वो बात तो छोड़। मैं बात करता हूँ कैपिटल की। कैपिटल उससे कितना मांगोगे? कुछ तो मांगोगे ना, तो सर हम उससे मांगेंगे कैपिटल जितना हमसे शेयर लेगा। मतलब शेयर के बेस पे कैपिटल मांगोगे ना, या ऐसे कुछ भी मांग लोगे? सर शेयर के बेस पे। चलो इसने कहा मुझे 1/4 शेयर चाहिए, कितना चाहिए? 1/4 शेयर चाहिए, यानी 25%, है ना? 1/4 का 25% ऐसे ही आएगा ना, 1/4 को 100 से करो कितना आएगा? 25। सिखा चुका कई बार, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो उसको कह रहा है मुझे 25% शेयर चाहिए, यानी 1/4 शेयर चाहिए। अब इसको देखो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कि सर देखो मेरी जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ का मतलब क्या होती है? हमारी नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब होता है हमारी टोटल वैल्यू कितनी है, हमारी टोटल वैल्यू कितनी है। हमारी जो टोटल नेटवर्थ है कंपनी की, टोटल नेटवर्थ हमारी कितनी है, कैसे निकालते हैं? तो सर हम निकालते हैं टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल एसेट्स मेरे पास कितना है? तो 3,50,000, 3,50,000। लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज है 1,00,000। लाइबिलिटीज कितनी है? 1,00,000 रुपए। तो मेरा नेटवर्थ कितना आ गया? तो सर नेटवर्थ आ गया 2.5 लाख रुपए का। कितना नेटवर्थ आ गया? 2.5 लाख रुपए का नेटवर्थ आ गया। तो आप उसको जब एडमिट करोगे तो अपने 2,50,000 के बेस पे उसका कैपिटल निकालोगे। मतलब आप 2.5 लाख के बेस पे ही उसको क्या करोगे? इसका कैपिटल, मतलब उससे 25% शेयर मांग रहा है, तो आप 2.5 लाख के बेस पे उसको बोलोगे कि आपको इतना शेयर देना पड़ेगा, उतना शेयर देना पड़ेगा। यानी टोटल आपकी कैपिटल कितनी है? 2,50,000। तो उससे कितना पैसा मांगोगे? इससे सर हम ऐसा नहीं बोलना कि 2,50,000 का 25% मांग लेंगे, ऐसा मत बोलना, ऐसा नहीं होता है। 2,50,000 का मतलब आपका टोटल कंपनी 100% का होता है ना, तो 100% में 25% उसका दे दोगे तो आपका कितना बचेगा? तो सर मेरा बचेगा 75%। तो 75% के लिए आपने 2,50,000 लगाइए। नेटवर्क 250 का है ना, तो उसको जो कितना 25% के लिए उसको कितना मांगोगे, ऐसे निकालते हैं। जिसमें सब कैपिटल पढ़ाते हैं, बट इस साल आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन उसका पर्पज क्या करने का, रिवैल्यूएशन ये समझा रहे हैं। तो आप 2,50,000 के बेस पे, यानी इस बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि उसको कितना कैपिटल लेके आना है। ये जो नेटवर्थ निकल गया है ना 2,50,000, इसके बेस पे अब देखो डिसाइड किया जाएगा कि उसका कैपिटल उससे हमें कितना मांगना है। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि कल को ये नेटवर्क ही चेंज हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो सर कैसे ज्यादा हो जाएगा? हम सारे एसेट्स को हमने रिवैल्यूएशन की और पता चला कि टोटल एसेट 3 लाख नहीं 4 लाख था, टोटल लाइबिलिटी 1,00,000 नहीं 80,000 थी। मतलब हम जब रिवैल्यूएशन करते तो नेटवर्थ हमारा चेंज हो जाता है। नेटवर्थ क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि सर एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन कर ली। ये जो एसेट लाइबिलिटी लिखी हुई थी ना, ये ओल्ड वैल्यूज पे लिखी हुई थी। अभी करंट मार्केट वैल्यू हमें सही से नहीं पता, हम जो पहले लिखा था वही लिखते हुए आ रहे थे। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो हम इन वैल्यूज पे एडमिशन नहीं लेंगे। देखो इन वैल्यूज की वजह से नेटवर्थ कितना आया था? 250 आया था ना। अब देखो इसको चेंज करके देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। आई होप ये आपके स्क्रीन में आ रहा हो, ठीक है ना? अब इसको हम चेंज करते हैं और देखते हैं नेटवर्थ कितना आता है। पता चला हमें बाद में कि जो हमारा स्टॉक है ना, स्टॉक की वैल्यू 15,000 हो गई है। हमने रिवैल्यूएशन किया और मार्केट में पता किया कि स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है? 15,000 हो गई है। देखो बैंक की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, बैंक तो 2020 रहेगा। जरूरी नहीं कि सारे एसेट्स की वैल्यू चेंज हो। जिसमें क्वेश्चन है बोला कि इसमें चेंज है उसमें चेंज करेंगे, जिसको नहीं बोला उसका एज इट इज लिख देंगे। हमने लैंड को एज इट इज लिख दिया। पता चला कि सर लैंड की जो वैल्यू है ना, वो आपकी एज इट इज है, ना बढ़ा है ना घटा है। चलो तो 1,00,000 ऐसे लिख दो। बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना, बिल्डिंग लैंड की इंक्रीज करते हैं, लैंड की इंक्रीज करते हैं। लैंड जो हमने 1,00,000 रुपए लिखा था, पता चला कि आज के डेट में मार्केट वैल्यू उसकी 2,00,000 हो गई है। मैं ऐसे इंक्रीज कर दे रहा हूँ, डिक्रीज भी हो सकता है। वैसे लैंड की डेप्रिशिएट होता नहीं है। बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग जो मैंने 2,00,000 रुपए लिखा है ना, मेरी जो मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की,
जो मेरी मार्केट वैल्यू है बिल्डिंग की वो 1,80,000 हो गई है। मैंने बेकार में 2 लाख लिखा था। और डेटर जो था 20,000 का, पता चला कि 5,000 मिलेगा नहीं, बैड डेट हो चुका है। हमें पता ही नहीं था, अभी पता किया जाके मार्केट में भाई पैसा मेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेटर तो गायब है। तो 5,000 उसमें डिक्रीज हो गया। तो अभी एक्चुअल डेटर कितनी है मेरी, एक्चुअल डेटर मेरी 15,000 है। ठीक है सर। ऐसे क्रेडिटर का, जो क्रेडिटर था उसमें क्या हुआ कि 10,000 का क्रेडिटर का हम ट्रेस ही नहीं कर रहा, हमें नहीं पता कहाँ गया क्रेडिटर, पता ही नहीं चल पा रहा कि क्रेडिटर हमारा कहाँ है। तो मैंने 30,000 लिख दिया। क्यों सर, कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं पता ना वो कहाँ है, तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा। तो मैंने 30,000 का क्रेडिटर लिख दिया। और बैंक लोन में लिखा नो चेंज, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो मैंने बैंक लोन वैसे ही लिख दिया। बैंक लोन कितना लिख दिया, 60,000 वैसे ही लिख दिया। अब जरा मुझे बताओ कि अब मेरा नेटवर्थ कितना आ रहा है, अब मेरा नेटवर्थ कितना आ रहा है। तो सर आप आपका नेटवर्थ होता है टोटल एसेट्स, क्या लिखोगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स कितना है, जोड़ते इसको 15 और 15 कितना, 30,000, 30,000 और 20,000, 50,000, 50,000 और ये कितना हो गया 180, 380, 380 और 50, 430। आई थिंक सो यही आएगा, एक बार देख लेना आप लोग, 430 और 430। तो टोटल एसेट आ रहा 4,30,000 माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितना 90,000। तो कितना आ रहा है ये, 430 में से 90 माइनस करूँगा कितना आएगा, तो सर आएगा 340। कितना आएगा 340। यहाँ पे मेरा नेटवर्थ कितना आ रहा था सर, यहाँ पे आपकी नेटवर्थ आ रहा था 250। अब नेटवर्थ कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन करने के बाद, ये कम भी आ सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्यादा आएगा, हमेशा कम भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। एसेट्स की वैल्यू सबकी गिर गई तो कम भी आ सकता है। अब मेरा एसेट्स की नेटवर्थ की वैल्यू कितना आ रहा है 340। अब जरा मुझे बताओ, ये जब हम सी को एडमिट ले रहे थे 250 नेटवर्थ एज्यूम करके उसका कैपिटल कैलकुलेट करेंगे या 340 कैलकुलेट करेंगे, सर हम उसका कैलकुलेट करेंगे 340 के हिसाब से। यानी जो हमारी एक्चुअल मार्केट पोजीशन है, एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है हमारी, जो नेटवर्थ है हमारी औकात कीमत जो हमारी है वो कितने की है 340 की है। तो मैं किस बेस पे एडमिशन लूंगा पार्टनर को, 340 के बेस पे। अब मुझे जरा ये बताओ, अगर मैं सी को 250 पे एडमिट कर लेता तो उसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, उसको कम पैसा देना पड़ता है, यानी उसके लिए फायदा हो जाता, और हमारे लिए क्या हो जाता है डिसएडवांटेज हो जाता है। मतलब हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन क्यों की, इन देखो सारे स्टॉक्स की मैंने रिवैल्यू की है, कुछ चीजें चेंज हुई है, कुछ एसेट्स चेंज हुई है, कुछ चेंज नहीं हुई है, इसे तो कहते हैं रिवैल्यूएशन करना। जरूरी थोड़ी है कि रिवैल्यूएशन में सबकी रिवैल्यू की जाएगी, जिसकी रिवैल्यूएशन पॉसिबल है उसको छोड़ देते हैं। अब कुछ की रिवैल्यूएशन पॉसिबल होने के बावजूद भी उसकी रिवैल्यू कुछ होती नहीं है, मतलब जितना था उतना ही रहता है, उसको भी ऐसे रख देते हैं। मैंने देखो रिवैल्यूएशन कर दी, और लायबिलिटीज की मैंने रीजमेंट कर दी। रीजमेंट का मतलब दोबारा चेक कर लिया कि आखिर उतना पेमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं उसका एडमिशन 340 के बेस पे लूंगा, ना कि 250 के बेस पे। तो इसलिए कभी भी रिटायरमेंट एडमिशन डेथ के केस में हम रिवैल्यूएशन करते हैं, ताकि जो एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज की वैल्यू जो चेंज हो रही है ना, इन चेंज की वजह से ना तो उसको एडवांटेज मिलना चाहिए और ना उसको डिसएडवांटेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो ठीक है, और उसका डिसएडवांटेज है तो नहीं नहीं, ना तो उसको लॉस देंगे ना तो उसको प्रॉफिट देंगे, जो भी चीजें हम पहले उसको सही कर लेंगे। इसलिए एडमिशन से पहले रिवैल्यूएशन की जाती है, डेथ से पहले भी रिवैल्यूएशन की जाती है, ताकि पार्टनर जो डेथ कर गया उसको मुझे पेमेंट करना, तो कितना पेमेंट करना है हम सारी चीजें करंट करंट मार्केट वैल्यू चेक कर लेंगे रिवैल्यूएशन करके, उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर देंगे। कोई रिटायर हो रहा है उसके हिसाब से सेम वही चलेगा, देख लेंगे कितना है उसके हिसाब से हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेंगे कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे और ये टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाई कैसे जाती है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, दो नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो। अब जरा मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मान के चलते हैं, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मानो ना इसको, एडजस्टमेंट छोड़ो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताओ डेबिट साइड हम किस चीज की एंट्री करते हैं। तो सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो डेबिट साइड लॉस एंड एक्सपेंस की एंट्री हम किस साइड करते हैं, डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री करते हैं, तो सर हम क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं किस चीज की, इनकम हमारे पास, इनकम हमारे पास हो या गेन हो हमारे पास, या क्या हो सकता है कोई प्रॉफिट हो, तो उस केस में किस साइड एंट्री करते हैं, क्रेडिट साइड। सेम ऐसे यहाँ पे होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में
अगर आपके पास लॉस या एक्सपेंस आता है क्यों, रिवैल्यूएशन करने की वजह से, तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे। और आपके पास इनकम प्रॉफिट गेन आता है तो उसको किस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। नॉर्मली हम प्रॉफिट या इनकम नहीं बोलते, गेन बोलते हैं, बट कुछ भी आप समझो, इनकम गेन प्रॉफिट जो बोला बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड हम लिख सकते हैं। अब देखो सर, रिवैल्यूएशन में कैसे गेन या कैसे लॉस होगा उसकी बच्चे इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। जरा मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया था, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट में मेरे पास एक लिखा हुआ था स्टॉक, स्टॉक लिखा था 10,000, कितना लिखा था स्टॉक 10,000, और नीचे लिखा है स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 5,000। मतलब जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो उस स्टॉक को 5,000 से इंक्रीज कर दिया। क्यों इंक्रीज किया, हमें पता चला कि मार्केट में इसकी वैल्यू 15,000 है, तो मैंने स्टॉक को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 10,000 कितना कर दिया, 15,000 कर दिया, यानी 5,000 से इंक्रीज किया। तो जब स्टॉक को आप 10 से 15 करोगे तो आपका इंक्रीमेंट कितना हो गया, 5,000 हो गया। अब जरा मुझे बताओ, इस स्टॉक की रिवैल्यूएशन से आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस स्टॉक की रिवैल्यूएशन है, दोबारा वैल्यू निकालने की वजह से आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। सर सीधी सी बात है, गेन हो रहा है। पहले मेरा स्टॉक 10 का था, पर अब मैंने उसको 15 कर दिया, यानी मैंने अपनी एसेट्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो गेन है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। यानी गेन कब होगा, हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है ना। अगर आपके पास एसेट्स इंक्रीज होगा तो गेन होगा, और गेन वाला किस साइड लिखा जाएगा, इस साइड लिखा जाएगा। अब बात आती है सर अमाउंट कितना लिखा जाएगा, तो जितना आपका इंक्रीज हुआ है, क्या मेरे को गेन 15,000 का हुआ है, क्या मुझे गेन 15 का हुआ, नहीं सर 5,000 का गेन हुआ है। आपका 10 था वैल्यू, उसको आपने 15 कर दिया, 10 से मैंने 15 किया तो 5 का ही तो गेन हुआ है ना, तो यहाँ 5,000 लिख दिया जाएगा। अच्छा सर अगर डिक्रीज इन एसेट हो गया तो देख लेते हैं। चलो मेरे पास एक बिल्डिंग थी, मेरे पास एक क्या थी, बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की। कितने की थी सर, 2 लाख नहीं, नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम करनी है। रिवैल्यूएशन करते समय पता चला कि नहीं उसकी एक्चुअल वैल्यू 180 है, 10% कम करो, तो 10% कम कर दिया। देखो या तो डेप्रिशिएटेड बाय 10% ये बोल दे, ये बोल दे रिड्यूस बाय 20,000, कुछ भी बोले, रिड्यूस बाय 20,000, मतलब सिंपली कहने का मतलब है कि भाई वैल्यू कम करो, डेप्रिशिएशन से कम कर दो या रिड्यूस करके कम करो, कुछ भी बोले। मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही है, सर बिल्कुल हो रही है। 2 लाख से आपका 10% कम करने के लिए बोल रहा है, या यहाँ बोला 20 कम कर दो, बात वही है। 2 लाख का 10% भी 20,000 ही आएगा, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 180 आएगी। अब जरा मुझे बताओ, मेरा लॉस हो रहा है इसमें या गेन हो रहा है, सिंपल सी बात है सर, लॉस हो रहा है। तो 2 लाख से 180 पे जा रहे हैं, 20,000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है, गेन है, तो लॉस किस साइड आएगा, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, यानी एसेट्स को अगर हमें डिक्रीज करते हैं तो किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि आपके लिए लॉस है, ठीक है। तो कोई भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो इस साइड लिख देंगे, और कोई भी एसेट डिक्रीज होगा तो इस साइड लिख देगा। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होंगे रिवैल्यूएशन करते समय चेक कर लेना, कौन कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको बस आराम से क्रेडिट साइड लिख देना, कौन कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको कहां लिख देना, उसको लिख देगा डेबिट साइड। सर अगर कोई एसेट ना तो इंक्रीज हुआ और ना तो डिक्रीज हुआ तो कान खोल के सुन लो, अगर कोई एसेट ना इंक्रीज ना डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसका कोई रिवैल्यूएशन नहीं की जा रही, जितना पहले था उतना आज भी है। तो जब उसकी रिवैल्यूएशन नहीं हो रही तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, तो कोई एसेट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, सेम एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। जैसे कि क्या हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, इन सब की रिवैल्यूएशन पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे कैश और बैंक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं बोला, मतलब उनकी रिवैल्यूएशन नहीं हो रही है। अगर सर और कुछ डेटर था 20,000 का और नीचे डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो यानी डेटर भी क्या हो रहा है, डेटर को कर सकते थे रिवैल्यूएशन, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि एज इट इज वैसे ही होगा, तो डेटर को भी हम यहाँ कहीं भी नहीं लिखेंगे। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जिसका रिवैल्यूएशन नहीं होगा उसको हम यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखेंगे। अब बात आती है कि सर लायबिलिटीज के बताओ, लायबिलिटीज का क्या करेंगे, तो लायबिलिटीज में सेम ऐसे जैसे आपने एसेट्स का किया, जैसे आपने एसेट्स का किया वैसे हम किसे कर देंगे, लायबिलिटीज का कर देंगे। यहाँ पे मेरी एक बैलेंस शीट थी, यहाँ पे कैपिटल, देखो कैपिटल का तो कोई हम यहाँ पे नहीं कर सकते, कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट कैपिटल आपके चैप्टर में है नहीं, और वैसे भी आपके टॉपिक में होता भी इस साल, तो एडजस्टमेंट्स कैपिटल का रिवैल्यूएशन नहीं होता, ये इंटरनल लायबिलिटी है, यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, इसको तो हटा ही दो। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, रिजर्व होता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स, ये सब क्या पार्ट ऑफ प्रॉफिट है,
तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट को थोड़ी आप रिवैल्यूएशन करोगे, पार्ट ऑफ प्रॉफिट ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो इसकी बात खत्म हो गई। जो बचता है ना एक्चुअल लायबिलिटी, जैसे कि बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग किसी का बिल हो गया, बीपी बिल्स पेबल बोल देते हैं, तो इन सब की रिवैल्यूएशन की जाती है जो एक्सटर्नल एक्चुअल लायबिलिटीज है। अब इनकी बात करते हैं। यहाँ पे सर बैंक लोन था कितना, 1 लाख रुपीज। ज्यादातर केस में बैंक लोन चेंज नहीं होता, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे सर क्रेडिटर था कितना, क्रेडिटर था 80,000 का, क्रेडिटर कितने का था, 80,000 का क्रेडिटर था। हमने पता किया तो 10,000 का जो क्रेडिटर था हमने किसी शॉप से लिया, तो शॉप ही बंद हो गई है, या हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब सीधी सी बात है उसको पेमेंट अब हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, हमें पता ही नहीं चल रहा ना कहाँ है, कुड नॉट बी ट्रेसेबल, हम ट्रेस उसको नहीं कर पा रहे। तो सर इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरी क्रेडिटर, सर क्रेडिटर हमारा था कितने का, 80,000 का, अब कितना हो गया 70,000 का, 10,000 का मेरे को फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अगर मेरा क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है मेरा गेन होगा, यानी एसेट इंक्रीज होगा तो गेन होगा, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो गेन होगा। यानी एसेट इंक्रीज तो क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी डिक्रीज तो भी क्रेडिट साइड। यानी अगर लायबिलिटी मेरी डिक्रीज होगी, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। यानी अगर लायबिलिटीज में डिक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। देखो 80 से 70 हो गया 10,000 का। बिल्स पेबल था कितने का था सर, बिल्स पेबल का था 1 लाख रुपीज का, बिल्स पेबल कितना था, 1 लाख रुपीज का। एक हम इंक्रीज करके देख लेते हैं। चलो बिल पेबल तो ठीक है, हमें पता चला कि यार 1 लाख रुपए का बिल पेबल तो है, प्लस इसके साथ 10,000 का और बिल पेबल देना है, 10,000 का और बिल पेबल हमें देना है। ये हो सकता है कि इसका हमें इंटरेस्ट देना है, मतलब कुछ भी जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। वैसा तो पॉसिबल नहीं, जितना बिल पेबल में क्या इंक्रीज करोगे, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो इंक्रीज कर गया, तो बिल पेबल कितना था, 1,10,000 का, बाद में पता चला कि नहीं सर आपको 1,20 देने या 1,30 देने, मतलब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो पहले मुझे सोचा था मैं 1 लाख देना पड़ेगा, अब कह रहा नहीं 1,20 देना, यानी 20 एक्स्ट्रा देना ना मेरे को, तो मेरे लिए क्या है, गेन है या लॉस है, सर सिंपल सी बात है लॉस है। तो अगर इंक्रीज इन लायबिलिटीज होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा, तो हम उसको क्या लिखेंगे, उसको हम लिख देंगे लॉस साइड। बहुत सिंपल है, एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा तो फायदा मेरा, और लायबिलिटी मेरी घटेगी तो भी मेरा फायदा है। एसेट डिक्रीज होगा तो मेरा लॉस है, भाई 1 लाख का एसेट 80 का हो गया, लॉस है, या लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है तो भी मेरे लिए लॉस है। तो ये दोनों किस साइड आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। ये दो चीज होगी। अब लास्ट एक पॉइंट और आता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। खासकर यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसको ध्यान से सुन लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एंट्रीज भी करेंगे इसकी, और एंट्रीज के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें जनरल एंट्री भी कवर करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी देख लेंगे। बहुत अच्छा बड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पूरा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी इसको समझो। अब बात आती है सर अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब है कि ऐसा एसेट जो आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमारे पास नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मोटर व्हीकल नाम का कुछ भी नहीं था। एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में कुछ भी मोटर व्हीकल नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे एसेट थे बट मोटर व्हीकल नाम का कोई भी एसेट नहीं था। नीचे लिखा हुआ है कि एक हमारे पास एसेट्स है, एक हमारे पास एसेट्स है मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू कितनी है, 50,000 है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी बैलेंस शीट में तो नहीं दिखा रहा ना, लेकिन नीचे लिखा कि यार एक हमारे पास मोटर व्हीकल एसेट है, उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो क्या हो रहा है, इससे मेरा गेन हो रहा है या मेरे को लॉस हो रहा है। बहुत से बच्चे बोलते सर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपका ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा ही है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो तो ठीक है, देखा जाए प्रैक्टिकली तो मेरे को ना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट देखो अकाउंट के हिसाब से तो हमारे पास गेन हो रहा है। मेरा ही था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 0 है। जब बैलेंस शीट में उसमें रिकॉर्ड नहीं किया गया यानी उसके पास नहीं है, और हमारे पास पता चला कि घर में पड़ा हुआ है, मतलब बिजनेस में पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे कोई मोटर व्हीकल नहीं है, यहाँ पे मोटर व्हीकल की वैल्यू 0 है।
मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी है, 0 है, बट नीचे देखो 50,000 है, यानी सीधा देखो जंप कर रहा है 0 to 50,000, सीधा 0 से 50,000 रुपए का हमारे पास क्या हो रहा है, मोटर व्हीकल इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, यानी अनरिकॉर्डेड कोई एसेट होगा उससे हमेशा क्या हो जाएगा मेरे पास, गेन हो जाएगा, और उस गेन को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। तो एक बात ध्यान रखना, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट साइड जाता है, क्योंकि उससे हमेशा हमारे लिए गेन ही होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट डिक्रीज का कोई चांस ही नहीं है, हमेशा 0 से ऊपर ही जाएगा। 1 रुपए का हुआ तो भी तो 0 से 1 रुपए जाएगा ना, तो प्रॉफिट यानी गेन ही होगा। ऐसे सेम एज इट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यहाँ पे ना किसी भी कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं लिखी, नीचे लिखा है कि एक मेरे पास क्लेम आ गया, किसी बात का क्लेम आ गया, या कोई एक लायबिलिटी आ गई जो अनरिकॉर्डेड थी, हमें पता नहीं था देना, अचानक से कोई आ गया तो आपको हमारे पास कि भाई तुम इतना पैसा तुम्हें देना था, और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000 की थी। अब यहाँ पे लायबिलिटी मेरी क्या थी, कोई लायबिलिटी थी नहीं, 0, लेकिन अचानक से 10,000 की लायबिलिटी हो रही है, क्या हो रहा है, मेरा लायबिलिटी 0 टू 10,000 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लायबिलिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा सर, इंक्रीज कर रहा है, और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड, यानी अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से मेरा लॉस होता है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किस साइड लिखा जाएगा, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखा जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, तो यही 3-4 चीजें बस, उसके बाद आपके पास जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें न्यू पार्टनर का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपका इधर ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, तो इस साइड क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बाय टू गेन, क्या बोलेंगे उसको हम, टू गेन ट्रांसफर टू गेन ट्रांसफर टू किसको, एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर उनका कैपिटल फिक्स होगा तो करंट अकाउंट, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 पार्टनर हैं तो मैं दोनों को बीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है ना, जो भी होगा वहां पे हम ट्रांसफर उसको कर देंगे। किसमें, टू ओल्ड पार्टनर्स, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा, किसमें, इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में अगर मेरा कोई गेन आता है तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर अगर कोई लॉस आ गया तो देखो, या तो गेन ही आएगा या लॉस आएगा, मैं दोनों समझा रहा हूँ ना, तो इधर भी लिखता हूँ इधर भी लिखता हूँ, तुम्हारे पास जो कोरेस्पोंड हो या तो इधर ही आएगा या इधर आएगा, दोनों मत निकाल देना, ठीक है ना। तो गेन आएगा तो ऐसे ट्रांसफर कर दूंगा। सर इन केस लॉस आ गया तो लॉस आएगा तो लॉस भी ट्रांसफर कर देंगे, क्या बाय लॉस ट्रांसफर टू लिख दो, कौन सी बड़ी बात है, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल या करंट, एज कैपिटल या करंट, बेज कैपिटल या करंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट में, नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इधर लिख दो इन ओल्ड, क्या लिखोगे, टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के रेडी हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, कुछ भी ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं तो बहुत आई थिंक बहुत बड़ा लेक्चर ही बन गया होगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम जनरल एंट्री भी कर लेते हैं इसकी, ठीक है। इसमें देखो कुछ भी आपको रिवैल्यूएशन की वजह से गेन हो रहा है क्रेडिट साइड लिखो, और आपको लॉस हो रहा था क्या साइड लिख लो, डेबिट साइड लिख लो। एक चीज और लिखा होता है आपके पास, ये क्वेश्चन में लिखा होता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। अब जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस होता है ना, अब देखो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन करने की वजह से जो हम खर्चे करने पड़े, यानी जो आप एसेट लायबिलिटी की दोबारा वैल्यू पता करोगे तो कुछ खर्चा तो होगा ना, एम्प्लॉइज आएगा, मार्केट में चेक करेगा, जो भी काम करेगा, तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस होगा। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है। तो जितना भी एक्सपेंस होगा 1,000, 10,000, 20,000, उसको एज इट इज हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। अब सर आप बोलोगे कि सर कोई एसेट लायबिलिटी तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, क्यों लिख रहे हो, आपने कहा था सिर्फ एसेट लायबिलिटी आएगा, एसेट लायबिलिटी आएगा और उसकी वजह से जो मेरे पास लॉस एक्सपेंस होगा वो भी यही आएगा। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस होगा तो हम यहाँ पे डेबिट साइड उसको लिख देंगे। तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट 100% कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा था इसकी जनरल एंट्री, देखो इसकी जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्री भी पूछता है, तो अब मैं बात करता हूँ जनरल एंट्री की। एक एक करके जनरल एंट्री हम सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम एसेट साइड की बात करेंगे। जरा मुझे बताओ अगर एसेट इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, तो सर एसेट इंक्रीज होगा ना तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा। अभी आपने लिखा देखो इंक्रीज इन एसेट किस साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड जा रहा है। तो अगर इंक्रीज इन एसेट होगा, इंक्रीज इन एसेट्स होगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहे हैं, तो डेबिट किसको करेंगे, उस एसेट्स को, यानी एंट्री क्या बन जाएगी मेरी,
एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मेरी पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री, अगर सर डिक्रीज इन एसेट होगा तो डिक्रीज इन एसेट कहाँ जा रहा है, रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड जा रहा है। तो यानी इस केस में रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो वो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डिक्रीज इन एसेट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो डिक्रीज इन एसेट होगा तो करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो एसेट क्रेडिट, जिस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है उस एसेट को कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये मेरी एसेट्स वाली एंट्री होगी। अब मैं लायबिलिटी की बात करता हूँ। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, तो सर लायबिलिटी डिक्रीज होगा ना, तो हमें क्या होगा, गेन होगा। गेन होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। यानी रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो फिर डेबिट क्या होगा, उस लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। और क्या, जब रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो पर्टिकुलर लायबिलिटी डेबिट होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, उसकी एंट्री बन जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, यानी वो लायबिलिटी को डेबिट करो, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। और चौथी एंट्री क्या बनेगी, सर अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो कोई इंक्रीज करेगा तो हमारे लिए क्या होगा, डेबिट साइड जाएगा। और लायबिलिटी जब डेबिट साइड जाएगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर एंट्री क्या बनेगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, उस लायबिलिटी का नाम लिख देंगे, उस लायबिलिटी का हम क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। तो ये मेरी 4 एंट्रीज बन गई। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 एंट्री बन गई। अब सर आपने और बताया था अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड की एंट्री क्या बनेगी, तो सेम ऐसे ही बनेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यार अनरिकॉर्डेड एसेट से भी तो मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है ना, तो मैंने ये नहीं लिखा कि रिकॉर्डेड एसेट इंक्रीज, मैंने लिखा है इंक्रीज इन एसेट्स। कोई सा भी एसेट इंक्रीज होगा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री ही बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आती है। ये रिकॉर्डेड एसेट इंक्रीज करेगा तो भी एंट्री बनेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट इंक्रीज करेगा तो भी यही एंट्री बनेगी। क्यों, कोई रिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड एसेट, दोनों एसेट इंक्रीज कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ही आ रहा है ना, तो इसलिए दोनों एसेट्स की एंट्री यही बनेगी। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया खत्म। और कोई भी एसेट डिक्रीज करता है तो किस साइड आएगा वो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है ना। सेम लायबिलिटी की, सर लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्या एंट्री बनेगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो इस साइड आएगा, एंट्री बनेगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी इंक्रीज होते एंट्री क्या बनेगा, किस साइड आएगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड आएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इंक्रीज हो या रिकॉर्डेड लायबिलिटी इंक्रीज हो, मैंने लिखा है इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी को इंक्रीज करना। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से कोई मतलब नहीं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो यही एंट्री बनेगी। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गया हो। अब 2 एंट्री और बनती है लास्ट में, प्रॉफिट ट्रांसफर की या लॉस ट्रांसफर की, प्रॉफिट ट्रांसफर की या लॉस ट्रांसफर की, है ना। तो देखिए अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट ट्रांसफर की। पॉइंट नंबर 5, अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, अच्छा एक एंट्री और कर देते हैं, ये वाला हमने जो एक्सपेंस की एंट्री की थी ना, ये वाला रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, इसमें एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये कौन सा, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। अगर रिवैल्यूएशन की वजह से कोई एक्सपेंस करना पड़ा तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मतलब जैसा भी मैंने उसको पेमेंट किया होगा एक्सपेंस का, वो मेरी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद हम करते हैं प्रॉफिट गेन ट्रांसफर का। अगर मेरे पास गेन आया रिवैल्यूएशन में तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख देता हूं यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या और टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट।
ठीक है, मैंने दोनों लिख दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिक्स होगा तो कैपिटल करंट और नहीं तो कैपिटल। ठीक है, रेशियो क्या होगा, इन ओल्ड रेशियो, आपको पता है इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद अगर सर लॉस हुआ तो लॉस ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी, तो जैसे हमने गेन ट्रांसफर की एंट्री किया है सेम उसका रिवर्स लॉस ट्रांसफर की एंट्री बन जाएगा। तो सर लॉस ट्रांसफर की एंट्री भी मैं बता ही देता हूँ, चलो देखो लॉस ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई होप आपको फ्रेम में ये आ रहा हो कैमरे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट किसमें, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखोगे या पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों में कोई भी फिक्स या करंट के देख के लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पूरा 100% रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप लोग से ना हो। ठीक है ना, तो हमने फाइनली रिवैल्यूएशन अकाउंट 100% कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक बड़ा सा क्वेश्चन भी हम इसी में कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको कवर हो जाए। उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उसकी जनरल पास करनी है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सी द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी वर रिवैल्यूड एज फॉलोज। कह रहा है कि सी के एडमिशन के टाइम पे ए और बी की एसेट्स और लायबिलिटी को हमने ऐसे रिवैल्यूएशन किया है। कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% वाज मेड ऑन सनी डेटर, और डेटर की वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी। ठीक है, उसका पॉइंट नंबर 2 में बोला क्रेडिटर वाज रिटर्न बैक 5,000, क्रेडिटर को हमने कम कर दिया 5,000 से। बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 20%, 20% बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी गई है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 15,000 की थी। अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। उसका बोला अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वाज 3,000। आपको एंट्री भी पास करनी है और साथ साथ ही क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% वाज मेड ऑन सनी डेटर। देखो डेटर की बुक वैल्यू कितनी है, सर डेटर की बुक वैल्यू मेरी कितनी है, 50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 50,000 का मुझे 10% क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है, तो 50,000 का 10% क्या आएगा, 5,000। तो 5,000 जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाऊंगा तो मेरे लिए क्या आएगी, लॉस या एक्सपेंस। सर मेरे लिए क्या है, एक तरह से रिजर्व है, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे इसको, मेरे लिए तो लॉस ही, अगर डूब जाएगा तो क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है ना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना सर, 5,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट किसा लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि आप प्रोविजन बनाओगे तो उससे आपकी डेटर की वैल्यू कम होगी, और कम होगी तो मैंने कहा था डिक्रीज इन एसेट्स, लॉस है मान लिए तो डेबिट साइड लिखेंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो सर एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। शॉर्ट में लिख देता हूँ कितना, 5,000 और 5,000। आप लोग टीडीडी मत लिखना, पूरा लिख लेना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। नरेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, बीइंग 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड। उसका पॉइंट नंबर बी बोला क्रेडिटर और रिटर्न बैक 5,000। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी, क्रेडिटर की वैल्यू जितनी भी थी हमें नहीं पता, बोला है कि क्रेडिटर की वैल्यू क्या कर देगी, रिटर्न बैक, यानी कम कर दिया गया कितना, 5,000 से। तो क्रेडिटर की वैल्यू कम करोगे तो क्या हो रहा है, ये सर ये हो रहा है डिक्रीज इन लायबिलिटी। और डिक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब क्या है, पहले ज्यादा देना था अब कम देना पड़ेगा, लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो मेरे लिए गेन है, फायदा है। ये किस साइड आएगा, तो ये साइड आएगा क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर अकाउंट। कितना सर, तो क्रेडिटर हमारा कितना है, देखा जाए तो कितना रिटर्न बैक किया सर, 5,000। तो एंट्री क्या बन जाएगी दूसरी, तो दूसरी एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 5,000 और 5,000। ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि सर एक ही साथ एंट्री नहीं बना सकते क्या, सारी एंट्री इधर कर देते हैं, सारी एंट्री इधर कर देते हैं, एक साथ लिख देंगे रिवैल्यूएशन, ये सारी चीजें डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्रेडिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक एंट्री में करा रहा हूँ,
लास्ट में जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एक साथ सारी एंट्री भी करके देख लेंगे, दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है कितनी, बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपए है, इसको मैंने अप्रिशिएट कर दिया, बढ़ा दिया कितने 20%। 2 लाख का 20% कितना आएगा 40,000 से, यानी जो न्यू बिल्डिंग आएगा वो कितने का आएगा 240 का। मतलब बिल्डिंग 40,000 से क्या कर रहा है अप्रिशिएट किया जा रहा है। अप्रिशिएट मतलब क्या है गेन है, लिख दो इस साइड बाई बिल्डिंग अकाउंट कितना सर 40,000। उसके बाद पॉइंट नंबर डी क्या करा अनरिकॉर्डेड, देखो आगे ना अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है एसेट्स है, वर्थ उसकी कितनी थी 15,000। एसेट्स जो क्या था अनरिकॉर्डेड, तो अनरिकॉर्डेड एसेट किस साइड आता है क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे लिए वो गेन है, मैंने बताया था। तो बाई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसकी एंट्री भी करनी है बिल्डिंग की, कर देते हैं चलो। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन क्रिएट हो रहा है ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना सर 40,000 और 40,000। उसके बाद एक एंट्री और बना दी हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितना, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 15,000। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे सेम वही अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने सर 15,000 और 15,000। उसके बाद हमारे पास क्या है पॉइंट नंबर ई प्रोविजन फॉर 2,000 और मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर है, हमने बिल फॉर रिपेयर यानी रिपेयर करने के लिए हमें एक बिल क्या करना पड़ेगा प्रोविजन बनाना पड़ेगा, यानी आगे देना पड़ सकता है, हम प्रोविजन बना के चलेंगे। तो मेरे लिए क्या है अगर आप किसी चीज से प्रोविजन बनाओ वो भी बिल के लिए आउटस्टैंडिंग के लिए, हमारे पास क्या है हमारे पास लॉस ही तो है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग टू प्रोविजन फॉर बिल रिपेयर कितना सर कितना गया 2,000 रुपए का। उसके बाद इसकी एंट्री कर देते हैं, क्या बनेगा इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बिल रिपेयर कितने का 2,000 का। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से हमारा क्या होता है सीधी सी बात है लॉस हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है कितने का है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किसकी वैल्यू है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर के लिए ना, सप्लायर को हम क्या बोलते हैं क्रेडिटर बोल देते हैं ना, क्या दिक्कत है क्रेडिटर कितना है सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3,000 का, ये मेरा आ गया 3,000। और इसके एंट्री में क्या बन जाएगी सेम एज इट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट कितना 3,000 और 3,000। आई होप सो आपको ये एंट्री समझ में आ गया हो। अब देख लेते हैं प्रॉफिट यानी गेन आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है या हमारे पास लॉस आ रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना क्या है सर कितना 5 to 7 और 10 इधर कितना गेन आएगा ना 4,000 50 40,000 45 और ये कितना हो गया 60,000 60,000 रुपये इधर आ रहा है 60,000 और यहाँ भी कितना लिखेंगे 60,000। तो गेन कितना आएगा 50,000 का, 10,000 का तो एक्सपेंस ही है मेरे पास। टू गेन ट्रांसफर टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर कितने हैं सर पार्टनर हमारे पास थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी ए और बी है ना, ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। क्या हमारे पास कोई रेशियो दिया है क्या, कोई रेशियो दिया है क्या एट द टाइम ऑफ प्रोविजन, मेरे हिसाब से तो कोई रेशियो नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 25,000 इसको और 25,000 इसको, ये मेरा आ गया।
इस जो गेन मैंने ट्रांसफर किया है इसकी एंट्री भी लिख लो, क्या दिक्कत है? जब इतना एंट्री कर लेते एक एंट्री और लिख लो। क्या एंट्री बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी एंट्री नंबर 7 क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना सर? 50,000, 25,000 और 25,000, ठीक है ना? ये मेरा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक बात आती है कि सर एक बात बताओ, ये आपने 6 एंट्री की है, एक एंट्री तो अलग से होगी, ये जो गेन ट्रांसफर की एंट्री है ये तो अलग से करनी पड़ेगी, लेकिन क्या इनके बदले हम 1 या 2 एंट्री कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो इस साइड मेरा क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये सारे आइटम डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट ऐसे बना सकते हो, कर सकते हो। सेम ऐसे इधर आप ये तीनों के एक साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक लास्ट में एंट्री आपको बनानी ही पड़ेगी। तो आप चाहो तो कुछ इसको ऐड करके, जैसे मैंने देखो 2 एसेट को एक साथ ऐड कर दिया, और भी बहुत सारे एसेट है तो उसको भी ऐड कर देता है। लाइबिलिटीज को सारे एक साथ ऐड करके मैं 2 एंट्री या 3 एंट्री बना के भी रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जरूर मुझे बताना। थैंक यू सो मच। आपको उसमें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में अपना आगे का टॉपिक